Hello aspirants, welcome back to the channel Anonymous IAS Aspirant, and today we are going to talk about the most important topics for ancient India. We know that prelims is approaching and it's in just 136 days, and we are doing the revision of ancient India. So I just wanted to share some topics which I think are important based on the previous trends. Also in this video I'll talk about some previous year questions, how they are being repeated and how you can prepare them in a very efficient manner. Let's get started. So first of all, the most important is Buddhism and Jainism. Every year, one question is being asked from this topic from past 26 years. Like I have went through the paper and I feel that this topic is the most important topic, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, एक क्वेश्चन तो इससे बनना ही बनना है. एक चीज़ है, इससे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनका कवरेज बहुत वास्ट होता है. वो कहाँ से क्या पूछेंगे, आपको इसके लिए हमेशा प्रिपेयर होना है. इसमें कुछ भी आते हैं, इनमें स्कॉलर्स आते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल नेम्स, बुक्स, फिलोसफीज़, एवरीथिंग एवरीथिंग. तो आपको इसको बिल्कुल ही 360 डिग्री से पढ़ना है. हर एक चीज़ जो आप इसके बारे में जानते हो, इसके बारे में पढ़ा है, सब कुछ जानना है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ नोट करना है और सब कुछ याद करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज अशोका एंड इज एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. इससे भी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अशोका से जब भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मोस्टली जो है वो इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट से ही आए हैं, बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद में जाके डिसाइफर हुई. तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे उनका पर्सनल नेम क्या था, किस इंस्क्रिप्शन में उनका पर्सनल नेम था, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं. तो आपको उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए. नेक्स्ट इज़ गुप्ता पीरियड. गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है हमारा इंडस वाली सिविलाइजेशन. ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, मीन्स अभी भी इम्पॉर्टेंट है, बट इट्स जस्ट दैट कि अभी प्रीवियस और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इनसे थोड़े कम आ रहे हैं. बट फिर भी इसमें आपको उसका लोकेशन, कैसी प्लानिंग हुई थी, एवरीथिंग किसने डिसाइफर किया था, कब मिला था, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है. ये दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो पीसीएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी है, बिकॉज उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं. फिर हमारा वैदिक एज है. वैदिक एज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं बुक्स पे, उस टाइम के रिचुअल्स पे, प्रैक्टिसेस पे, हर चीज़ पे. फिर हमारा महाजनपद. ये इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये टॉपिक जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे जो क्वेश्चंस बने हैं या फिर पीसीएस में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर आप इसकी तैयारी भी कर रहे हो ना, तो एंशेंट के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर हमारा आर्किटेक्चर एंड देयर लोकेशन. आप अगर प्रीवियस 26 ईयर्स के पेपर देखोगे ना, तो हर कुछ साल के डिफरेंस पे आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछता है, उसकी लोकेशंस पूछता है. मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको पीछे भी दिखाऊंगी कैसे, लेकिन ये भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अगर आप इसको पढ़ रहे हो और अगर आप ये टॉपिक टच कर रहे हो, तो ध्यान रखना कि आप आर्किटेक्चर के इस टॉपिक को ज़रूर से टच करो, ज़रूर से देखो कौन सी लोकेशंस कहाँ हैं, उनको अच्छे से तैयार करो. और अगर नहीं करते हो तो फिर ठीक है, फिर मतलब बहुत ऊपर ऊपर से मत देखो, बिकॉज उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है. एंशियंट हिस्ट्री को करने का सिर्फ एक ही तरीका है. पढ़ रहे हो तो आप उसको 100% पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो तो बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, फिर वो क्वेश्चंस गलत कराता है. और ऑल्सो यहाँ पे तुक्का लगाने का जो स्कोप है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इनकी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनसे हम यूज़ टू नहीं होते और वो बाद में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती हैं. तो आप ये गलती मत करना, क्योंकि मैंने ये गलती करी हुई है. इसके बाद हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं ना जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जिनको आप अलग से नोट्स बना के भी लिख सकते हो, याद कर सकते हो. जैसे कि कुछ बुक्स हो गई, उनके राइटर्स हो गए, इनसे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. मैंने एक एग्जांपल बाद में लगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ उसको भी. तो वो क्वेश्चंस कैसे आपको करने हैं और इसमें हिंट्स कैसे लेने हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है. बुक्स के राइटर्स, स्कॉलर्स, बुद्धिस्ट काउंसिल्स. तो ये सारी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से देखना है. टॉपिक्स हैं तो बहुत छोटे, पर एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. पर अगर आपने इनको सही कर लिया तो ये ईज़िली 5 से 10 नंबर दे देते हैं, क्योंकि इनमें गलत होने का बहुत कम स्कोप होता है अगर आपको सही चीज़ें पता है तो. डायनामिक नहीं है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, तो आप यहाँ डेफिनेटली सही कर सकते हो. तो अभी हम आगे देख लेते हैं कि कैसे पीवाईक्यूज़ रिपीट होते हैं और हमें उनसे कैसे हिंट्स लेने हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है वो. 1995 में एक क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी. उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी. जहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं. तो अगर आपने पहले क्वेश्चन से मीमांसा सिस्टम पढ़ा होता फिलोसफी, तो आप बहुत इजीली बता पाते कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है. तो गलत ऑप्शन ऑप्शन सी है, लोकायता एंड कपालिका. हम अगला देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट कौटिल्यज अर्थशास्त्र. सॉरी फॉर द एडिट, यहाँ पे थोड़ा सा ही क्वेश्चन कट गया है, बट यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछा है 22 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे, जहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए थे.
वही 1996 में क्वेश्चन आया था जिसमें ऑप्शन में था अर्थशास्त्र। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या, मैं इस क्वेश्चन सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ ना कि ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको नहीं पता रहेगा कि कौन से ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन जाएंगी। तो जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आते हैं ना, ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस को ज़रूर तैयार कीजिए। ठीक है, आपको क्या नहीं पता कि मे बी इस बार मानव धर्म शास्त्र पे पूछ दें अगर आपके सिलेबस में है तो। सेकेंडली, अगर आपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट कि इसी तरह से जो ऑप्शंस आते हैं ना वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट व्हाट आई शो यू इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल, जहाँ पे 1996 में अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ऑप्शन में था 64 योगिनी टेम्पल अबाउट भेदाघाट, लेकिन 21 में क्वेश्चन पूछा गया था 64 योगिनी टेम्पल मोरेना। मेरा यहाँ कहने का सिर्फ एक मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन में फिर से एक बार 64 योगिनी टेम्पल आया था जिससे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है 21 में। अब आई एम नॉट सेइंग कि दोनों जगह सेम है, दोनों जगह डेफिनेटली डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में पूछा है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको ये तैयार करना है। आपने इसको तैयार किया तो इससे क्वेश्चन आया, आपने इसको ईजिली सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने। हाँ, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा बट एग्ज़ाम निकालना है तो करना तो पड़ेगा ना। नेक्स्ट वन इज़ ऑन मृच कटिका। इन 3 में सिर्फ एक बार ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया, बाकी 2 बार ये ऑप्शन के फॉर्म में आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हमें ऑप्शंस भी प्रिपेयर करने हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल कि नेक्स्ट टाइम बुद्धचरित पे या हर्षचरित पे कोई क्वेश्चन आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रख करके पढ़नी है, ऑप्शंस प्रिपेयर करना है, साथ ही टॉपिक्स भी प्रिपेयर करना है। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे 1998, 2004 एंड 2013 में 3 क्वेश्चंस पूछे हैं जिसमें कि 2 नाम पे 3 क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, ह्वेनसांग, फाहिन, और इन पे 3 क्वेश्चंस बने। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस की भी प्रिपरेशन करनी है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए। तो प्लीज़ उसको एक नेग्लेक्ट मत कीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्क्स दिलाता है। लास्टली थोड़ा रिसोर्सेज की बातें कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी तक तमिलनाडु क्लास 11th की बुक फॉलो करी है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली पढ़ो, बहुत अच्छी है। बट तमिलनाडु की बुक भी बहुत अच्छी है। पर प्लीज़ अगर आप अभी तक ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो प्लीज़ अभी स्विच मत करना, बहुत ही बुरा ऑप्शन हो सकता है ये। और लेकिन अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो, नया पढ़ना शुरू कर रहे हो, डेफिनेटली यू कैन लुक एट तमिलनाडु की बुक, बहुत अच्छी है, हर चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई हैं, बट एनसीईआरटी भी अच्छी है। लास्टली, अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, subscribe the channel, and thank you so much for watching it. Bye bye.